तो विकल्पी प्रश्नों का उत्तर दे सके। तो पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, आगरे का ताजमहल किसने बनवाया था? यह किस प्रकार का प्रश्न है? तो पहला ऑप्शन है स्मृति संबंधी, दूसरा है तर्क संबंधी, तीसरा है पूरक प्रश्न और चौथा है विचारोत्तेजन। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिएगा कि कह रहा है आगरे का ताजमहल किसने बनवाया था। ठीक है, तो आप देखे होंगे कि इस तरीके का जो प्रश्न का निर्माण किया जाता है वो वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्नों के अंतर्गत निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं जिसमें प्रश्नों के जो प्रकार होते हैं आप देखेंगे तो कई प्रकार के प्रश्न वहां पर निर्धारित किए जाते हैं या बनाए जाते हैं, जिसमें प्रत्यास्मरण के प्रश्न होते हैं, जिसमें सरल प्रत्यास्मरण के प्रश्न होते हैं, वाक्य पूर्ति या रिक्त स्थान जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें से प्रश्न बनाए जाते हैं, बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न बनाए जाते हैं और आपके एकांतर के रूप में प्रश्न बनाए जाते हैं जिसमें हाँ नहीं के उत्तर दिए जाते हैं, समरूप या मिलान वाले प्रश्न बनाए जाते हैं, अनुपात पूरक वाले प्रश्न बनाए जाते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति वाले बनाए जाते हैं। ऐसे बहुत टाइप के कहीं ना कहीं बहुविकल्पी के अंतर्गत या वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत बनाए जाते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो संख्या होती है वो कई प्रकार की होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिएगा कि वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न होते हैं जिसमें उत्तर की अवधारणा मूल रूप से उत्तरदाता के विचारों और चिंतनों पर आधारित होता है। ठीक है, और जो विचार और चिंतन आते हैं वो प्रत्यास्मरण के वाले प्रश्नों में आते हैं जिसमें कि उत्तर अपनी स्मृति के आधार पर केवल एक शब्द में या जो शब्दों की संख्या होती है वो बहुत कम होती है, बहुत कम शब्दों में उनको उत्तर देना रहता है। ठीक है, तो ये जो होते हैं वो स्मृति आधारित प्रश्न उत्तर देने होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका पहला, स्मृति संबंधित जो है ये प्रश्न है। ठीक है, ना कि ये पूरक प्रश्न है, ना कि तर्क है, ना विचारोत्तेजन प्रश्न है। ठीक, अब उसके पश्चात दूसरा जो प्रश्न है प्यारे बच्चों वो कह रहा है कि ब्लूम के अनुसार कितने सोपान पक्ष की चर्चा की गई है। ठीक है, तो ब्लूम आप देखेंगे, ब्लूम महोदय ने और उनके सहयोगियों ने जो टैक्सोनॉमी दी है, ब्लूम टैक्सोनॉमी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक, तो उसके 3 चरण दिए हुए हैं जिसमें कि आपका पहला आता है संज्ञानात्मक, दूसरा आता है भावात्मक और तीसरा जिसका नाम है गत्यात्मक। ठीक है, तो पहला जो ब्लूम ने संज्ञानात्मक दिया उसके अंतर्गत उन्होंने 6 उसको सोपान या पक्ष बताए हुए हैं। कितने? तो 6 सोपान बताए हैं। तो इसमें वही पूछ रहा है ब्लूम के अनुसार कितने सोपान या पक्ष की चर्चा की गई है। तो क्योंकि ब्लूम ने पहला जो पक्ष रखा है वो संज्ञानात्मक रखा है, तो संज्ञानात्मक के अंतर्गत वो 6 पक्ष रखे हैं जिसमें पहला नाम आता है ज्ञान स्तर, दूसरा बोध स्तर, तीसरा प्रयोग या क्रियात्मक स्तर या कौशलात्मक भी उसको बोलते हैं, और चौथा जो स्तर आता है आपका वो होता है विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण और छठा मूल्यांकन। ये 6 पक्ष की चर्चा या सोपानों की चर्चा ब्लूम ने किया हुआ है। उसके बाद जो भावात्मक पक्ष है वो क्रथवाल ने दिया हुआ है। ठीक, उसके अंतर्गत भी 6 पक्षों की चर्चा की गई है। और जो आपका तीसरा पक्ष है जिसको गत्यात्मक पक्ष हम लोग बोलते हैं, गत्यात्मक के अंतर्गत 5 पक्षों का विश्लेषण किया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों दूसरे का 4। ठीक है, 6 पक्ष इसके होते हैं। ठीक, अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तो तीसरा प्रश्न जो आपका है वो ये है, जरा निम्नलिखित में कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है।
निबंधात्मक, निबंधात्मक होता नहीं क्योंकि निबंध में हम बहुत लिखने वाला होता है। ठीक, वहां पर आप देखेंगे प्रश्न लॉन्ग दिया रहता है जिसमें लिखने बच्चा स्वतंत्र होकर के खूब ढेर सारा हेडिंग पॉइंट्स दे दे के उसमें डिटेलिंग करके लिखता है, उसको हम लोग निबंधात्मक प्रश्न कहते हैं, जिसमें तर्क चिंतन प्रयोग करके वो कहीं ना कहीं लिखता है। ठीक, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी नहीं होगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी आप देखेंगे तो इसमें भी लिमिटेड होता है, जिसमें आप देखेंगे बच्चों को कह दिया जाता है 500 शब्दों में इसकी व्याख्या कीजिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये भी जो चौथा कह रहा है, अति लघु उत्तरीय में जो होता है दीर्घ उत्तरीय का थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म हो जाता है, जिसमें प्रश्नों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए कहा जाता है। तो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, जैसे मैंने आपको पहले वाले प्रश्न में बताया था कि ये जैसे आपका क्या है, बहुविकल्पी टाइप का प्रश्न है। ठीक, ताजमहल किसने बनवाया था, 4 ऑप्शन दे दिया। तो ये जो होते हैं वो वस्तुनिष्ठ होते हैं, जिसके अंतर्गत वस्तुनिष्ठ का प्रकार क्या होता है, बहुविकल्पी होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका तीसरे का तीसरा हो जाएगा, बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, अब उसके पश्चात देखते हैं चौथा प्रश्न। ठीक, तो चौथा प्रश्न है प्यारे बच्चों, चौथा प्रश्न कह रहा है कि चर क्या है ना, वेरिएबल पूछ रहा है कि चर क्या होता है। ठीक है, तो चर सतत भी होता है और असतत भी होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों, सतत और असतत दोनों प्रक्रिया कहीं ना कहीं चर होती है। ठीक, फिर उसके पश्चात आपका पांचवा प्रश्न है प्यारे बच्चों, पांचवा प्रश्न है शैक्षिक नवाचार का तात्पर्य क्या है। ठीक, तो नवाचार का मतलब होता है कुछ नया खोजना ना, या नई जो चीजें होती हैं उसको हम लोग नवाचार के रूप में जानते हैं ना। तो अब प्रश्न कह रहा है इसका तात्पर्य क्या होता है, कुछ नवीनता लाना या परिवर्तन जो है लाना, कोई हम लोग क्या कहते हैं, नवाचार कहते हैं। नवाचार को अंग्रेजी में जो हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं प्यारे बच्चों इनोवेशन ना। और इनोवेशन जो अंग्रेजी का है वो इनोवेट शब्द से बना हुआ है, जो चैम्पर शब्दकोश का अर्थ होता है नवीनता लाना या फिर परिवर्तन लाना। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, तो नवाचार का मतलब ही क्या है, नवीनता लाना या फिर परिवर्तन लाना। ठीक, दूसरा ऑप्शन कह रहा है शिक्षण विधि में नवाचार, तो इसमें भी नएपन लाने की बात की जा रही है। ठीक, और तीसरा ऑप्शन है आपका कह रहा है उपयुक्त दोनों, और चौथा कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों आपका है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त दोनों। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर, कह रहा है मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं ना। तो मूल्यांकन के अंतर्गत पहला ऑप्शन दिया हुआ है शिक्षक का मूल्यांकन, बिल्कुल होता है, शिक्षक का भी मूल्यांकन होता है क्योंकि शिक्षक भी स्वयं अपना मूल्यांकन पढ़ाते दौरान करता है। बच्चों से प्रश्न पूछता है, प्रश्न का अगर उत्तर उन्होंने दे दिया तो वो स्वयं मूल्यांकन कर लेता है जिस मेथड से मैंने पढ़ाया है बच्चों को, वो मेथड्स के द्वारा बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो वो स्वयं का मूल्यांकन कर रहा है। नहीं बता पाते हैं तो बच्चों का मूल्यांकन, ये मतलब जिस मेथड से हम प्रयोग कर रहे हैं वो बच्चों पे प्रभावशाली उतना नहीं है, तो वो शिक्षक मूल्यांकन करता चल जाता है। तो शिक्षक का मूल्यांकन होता है। संस्थागत मूल्यांकन बिल्कुल किया जाता है, संस्था में भी मूल्यांकन, बहुत सारी चीजें हैं तो उसका भी मूल्यांकन होता है। देखने में बड़ा सुंदर विद्यालय है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी, मतलब लैब है, खेलकूद का मैदान है, साधन है, ये बहुत सारी चीजें संस्थागत का भी मूल्यांकन किया जाता है। विद्यार्थी का मूल्यांकन जो पहले के अंतर्गत मैंने बताया कि विद्यार्थियों का भी मूल्यांकन प्रश्न पूछ करके शिक्षक बीच बीच में करता है। तो मूल्यांकन के अंतर्गत प्यारे बच्चों जो है ये उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये 6 प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से समझ में आया होगा। ठीक, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे, 7वां जो प्रश्न है। तो 7वें प्रश्न में आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों
पूछ रहा है शैक्षिक शोध के प्रकार हैं, तो शैक्षिक शोध के कौन से प्रकार होते हैं? तो शैक्षिक शोध इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 3 प्रकार का, 5 प्रकार का, 6 प्रकार का, 8 प्रकार का। तो प्यारे बच्चों, जब शैक्षिक शोध आप लोग पढ़ते हैं तो शैक्षिक शोध में 3 प्रकार के शोधों के प्रकार की चर्चा की जाती है, जिसमें पहला आता है आप लोगों का फंडामेंटल रिसर्च, जिसको हम लोग बोलते हैं आधारभूत अनुसंधान। ठीक, दूसरा आता है आप लोगों का अप्लाइड रिसर्च, जिसको हम लोग व्यवहारिक अनुसंधान के नाम से जानते हैं, और तीसरा है क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक, तो जिसको एक्शन रिसर्च के नाम से जानते हैं हम लोग। तो ये 3 जो है रिसर्च के या शैक्षिक शोध के प्रकार होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 7वीं का पहला। ठीक है, ये पहला 3 जो है प्रकार के होते हैं। ठीक, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो परीक्षण के गुणों में निम्न में कौन नहीं है? ठीक है, पूछ रहा है कि परीक्षण के गुणों में निम्न में कौन नहीं है। ये नेगेटिव टाइप का प्रश्न है, तो थोड़ा सा ध्यान दे करके इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। यहाँ पे देखिए नहीं लगाया है। ठीक है, तो वैधता, परीक्षण का सबसे बड़ा जो गुण होता है प्यारे बच्चों, वो 2 तरीके का होता है। कि पहला तो तकनीकी वैधता होता है, जिसमें आपको देखेंगे कि एक वैज्ञानिकता होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत वैधता आता है, विश्वसनीयता आता है, मानक आता है ना, जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो। तो ये बहुत सारी चीजें उसके अंतर्गत आती हैं। तो एक परीक्षण का सबसे बड़ा जो गुण होता है वो यही होता है कि वो वैध हो और विश्वसनीय हो। ठीक, तो अब क्योंकि ये दोनों हैं ना, तो किसके अंतर्गत है? तकनीकी युक्त परीक्षण के अंतर्गत है। ठीक है, तो कह रहा चौथे में देखिए, कह रहा पहला और दूसरा दोनों। ठीक है, तो ये दोनों तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रश्न नेगेटिव टाइप का बनाया है ना। तो नेगेटिव टाइप का है जागरूकता, जागरूकता जो कि नहीं होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों तीसरा, 8वें का तीसरा, जागरूकता। ये परीक्षण के गुणों का निम्न में कह सकते हैं परीक्षण का गुण नहीं होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं प्यारे बच्चों 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न कह रहा है व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है। तो व्यापक मूल्यांकन का आशय क्या होता है? तो पहला ऑप्शन दे रहा है आप लोगों के सामने कि व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से। ठीक, अच्छी बात है। ये होता भी है कि व्यापक मूल्यांकन जो किया जाता है वो सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। मतलब कह सकते हैं कि छोटे छोटे खंडों को, मतलब योग, इसको योगात्मक भी बोलते हैं। तो योग करना, योग मतलब जोड़ना, तो सभी पक्षों का जब हम जोड़कर अध्ययन करते हैं तो वही व्यापक कहलाता है। ठीक है, इसी को हम लोग संरचनात्मक भी बोलते हैं या रचनात्मक भी बोलते हैं। तो उसमें छोटे छोटे खंडों को तोड़ करके अध्ययन करते हैं। तो ठीक, तो उसमें एक एक पक्षों का देखा जाता है, लेकिन व्यापक की बात कर रहा है तो सभी पक्षों का। तो ये पहला वाला सही कह रहा है। दूसरा देखते हैं, नैतिक पक्ष के मूल्यांकन से नहीं, सिर्फ एक पर्सन की बात कर रहा है, इसका मतलब ये रचनात्मकता की बात कर रहा है। सामाजिक पक्ष के मूल्यांकन, तो ये भी सिर्फ एक ही पक्ष का, मतलब ये रचनात्मक है। ठीक, बौद्धिक मूल्यांकन से, तो बौद्धिक भी एक ही पक्ष का कह रहा है। इसका मतलब जब हम बात करेंगे सभी पक्षों का, तो इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों, सभी पक्ष किस में आ रहे हैं? वो पहले में आ रहे हैं। ठीक, तो इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। ठीक है, संचयी आलेख पत्र के प्रकार हैं। ठीक है, तो संचयी आलेख पत्र के प्रकार कौन से हैं? तो परत या पैकेट बोलते हैं इसको, एक पत्र लेख, संकलित परत, सभी। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा बीटीसी में देखिए एक फंडा देता है प्यारे बच्चों, आप समझिएगा।
कि जहां पर हर एक प्रश्न में, क्योंकि पैटर्न इसका बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है, जहां पर आपको लगे कि उपर्युक्त सभी देखेंगे तो ये समझ जाइए कि इसका मतलब ये है कि उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाए। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब हमेशा ही होगा, लेकिन अधिकांशतः 99% आप देखेंगे तो बीटीसी में जब भी प्रश्न बनता है तो अगर ऐसा प्रश्न बनता है तो उसका उत्तर जो होता है ये सभी बन जाता है। और ये सही भी बात कह रहा है, संचयी आलेख पत्र के जो प्रकार होते हैं वो पैकेट भी होता है, संकलित भी होता है और एक पत्र लेख भी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक, अब उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं, 11वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पाठ्य सहगामी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि ये नहीं वाला प्रश्न है, फिर नेगेटिव वाला प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, तो पहला कह रहा है पाठ सहगामी क्रिया, जो पाठ को आगे बढ़ाने का काम करता है ना, जिसको बच्चे को समझाने में सहयोग करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पाठ सहगामी क्रिया। ठीक, तो कौन सा ऐसा है? कृषि कार्य नहीं, बहुत ज्यादा कृषि कार्य कराने से कृषि कार्य का बहुत बड़ा रोल इसमें नहीं है, रोल ही नहीं है कह सकते हैं, तो ये संबंधित नहीं है उतना। ठीक, भ्रमण, बिल्कुल, बच्चों को जब शैक्षिक भ्रमण कहीं भी ताजमहल ले जाके दिखा रहे हैं, सारनाथ का भ्रमण करा रहे हैं, तो बच्चे वहां से सीखते हैं, तो ये सहगामी क्रिया है। विज्ञान क्लब, हाँ बिल्कुल, विज्ञान क्लब जब लगता है प्रदर्शनी के रूप में तो बच्चों को ले जाइए और बारीकी से उन वस्तुओं के बारे में अध्ययन कराइए, उससे जानकारी उनकी बढ़ती है। पर्यटन, भ्रमण या पर्यटन एक तरीके से दोनों सिमिलर शब्द है, तो ये पर्यटन भी कभी करा दीजिए, जैसे ऐसे स्थानों पे ले जाइए, ईंट के भट्टे बन रहे हैं, कहीं फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, संग्रहालय है, वहां पे पर्यटन करा करके बच्चों को उससे संबंधित जानकारी, पाठ से संबंधित जानकारी दी जाती है जो उनके करिकुलम में है। ठीक, तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला, नहीं है तो पूछ रहा है तो कृषि कार्य नहीं है। ठीक, अब उसके पश्चात अगला प्रश्न पे चलते हैं, 12वां, क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है? ठीक है, तो क्रियात्मक शोध का जो संपादन है कितने चरणों में होता है? तो ये थोड़ा सा प्रश्न जो दिया ना, बड़ा विवाद वाला प्रश्न दिया है, क्योंकि आपके जब किताबों में चर्चा करते हैं तो लगभग आप देखेंगे तो 10 चरण बताए गए हैं। ठीक, और 10 चरणों के आधार पे कहीं ना कहीं ये शोध का पूरा संपादन किया जाता है। और आप देखेंगे तो ये जो चरण इसमें 6 भी है, तो 6 को भी कहीं ना कहीं स्वीकार किया जाता है। ठीक, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 10 चरण की जब चर्चा करते हैं तो 10 चरण में आप देखेंगे तो 8 जो है, क्योंकि हाईएस्ट दिया है, या कह सकते हैं कि हाईएस्ट से मतलब नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये है कि 8 जो चरण यहाँ पर महत्वपूर्ण माने गए हैं, क्योंकि वो 10 की चर्चा जब नहीं करता है तो 8 यहाँ पर महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिसमें आप देखेंगे तो मैं एक एक चरण का नाम गिना दे रहा हूँ जिसमें कि बहुत सारी क्रियाएं संपादित की जाती हैं। ठीक है, तो क्या क्या है? पहले जो आता है समस्या का क्षेत्र का पहचान करना, पहला चरण होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो पहले बच्चों को दे दिया जाता है कि जाकर के समस्या ढूंढो, किस क्षेत्र में ढूंढना है, तो उसका मतलब पहले समस्या का ही पहचान कराया जाता है जिसमें हमको शोध कार्य करने रहते हैं। ठीक, तो पहला ये हो जाता है पहचानना, फिर उसके बाद समस्या का निर्धारण करना, दूसरा चरण हो जाता है समस्या का निर्धारण करना। ठीक, उसके बाद जो समस्या उन्होंने चुन लिया है उसका समस्या का विश्लेषण करना, एनालिसिस करते हैं वो कि हमें किस किस कंटेंट पे फोकस करना है। ठीक, तो ये तीसरा चरण हो जाता है। फिर उसके बाद वो ऑब्जेक्टिव्स किए जाते हैं, उनका पहचान किया जाता है, तो उद्देश्यों का पहचान कराया जाता है। फिर उसके बाद एक हाइपोथेटिकल एक्शन ये बनाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मुलेटिंग बनते हैं ये। तो वहां पर आप देखेंगे क्रियात्मक परिकल्पना की एक तैयारी की जाती है, हाइपोथेसिस बनाया जाता है, और वो हाइपोथेसिस जो होता है वो उद्देश्यों के आधार पर बनाए जाते हैं। कह सकते हैं हाइपोथेसिस क्या होता है? परिकल्पना। परिकल्पना का मतलब होता है एक संभावित उत्तर तैयार करना, ठीक, जिसपे हमें आगे चलना रहता है। ठीक,
उद्देश्यों के आधार पे। और छठा हो जाता है कार्य योजना का निर्माण करना। तो योजना मतलब डिजाइन तैयार करना, जो हमने एक्सेल रिसर्च के लिए प्लान किया है उसकी एक रूपरेखा तैयार की जाती है। जो रूपरेखा तैयार की जाती है तो वही सातवां होता है, उसी के आधार पर क्रियान्वयन करना। ठीक। तो ये 7 हो गया। आंकड़ों का फिर अब जो हम क्रियान्वित करते हैं तो बहुत सारे हमारे पास डाटा आते हैं, उस डाटा का एनालिसिस करते हैं जिसको हम लोग आंकड़ों का विश्लेषण बोलते हैं। ठीक। तो ये आंकड़ों का विश्लेषण हो जाता है। फिर उसके बाद जब आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं तब हम कहाँ पहुंचते हैं, रिजल्ट या निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। फिर लास्ट में होता है प्रतिवेदन, जिसको हम लोग रिस्पॉन्डिंग भी बोलते हैं। कहाँ कहाँ से हमने तैयार किया, किस किस किताबों का संग्रह लिया, ये बहुत सारी चीजें। तो इसलिए इसके जो संपादन के चरण होते हैं प्यारे बच्चों, वो लगभग 10 चरण में कंप्लीट किए जाते हैं एक्सेल रिसर्च का। लेकिन अब यहाँ पर 4, 6, 9, 8 दिया है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चरणों में माना जाता है, अब यहाँ पर उत्तर दीजिएगा इसी आधार पे। तो जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है वो महत्वपूर्ण प्यारे बच्चों 8 माना जाता है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। ठीक है। अब उसके पश्चात चलते हैं 13वें प्रश्न पे कि अनुसंधान के कार्य हैं। तो अनुसंधान का कार्य क्या है, सिद्धांत का निर्माण करना। ठीक। रिसर्च का जो काम होता है वो नई चीजों को खोज करना। ठीक। तो नई चीजें जब खोजते हैं तो नए सिद्धांत मिलते हैं। तो सिद्धांतों का निर्माण जो कि आप देखेंगे फंडामेंटल के अंतर्गत और अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत आप देखेंगे, तो ये सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। उसके बाद सिद्धांतों का अनुप्रयोग करना, और जो सिद्धांत बना लिए गए उनको अप्लाइड भी करना है, जैसा मैंने बताया अभी, अप्लाइड करना, अनुप्रयोग करना। ठीक। तो फंडामेंटल में बनाए जाते हैं और सिद्धांतों का अनुप्रयोग किया जाता है। अब नवाचार लाना, नई चीजें कहीं ना कहीं लाई जाती हैं और रिसर्च के थ्रू ही जितनी बार आप खोजेंगे कहीं ना कहीं नई नई चीजें आपको प्राप्त होंगी। तो इसलिए अनुसंधान का कार्य जो है वो प्रयोग तो सभी हो जाएगा। ठीक। अब उसके पश्चात नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, जो कह रहा है क्रियात्मक शोध का मूल आधार है। तो क्रियात्मक शोध का जो मूल आधार क्या है। ठीक। तो प्यारे बच्चों, पहला कह रहा है समस्या का हल ना, दूसरा कह रहा है समस्या का तार्किक हल, और तीसरा कह रहा है समस्या का गहन विश्लेषण, और चौथा कह रहा है समस्या हमारी और हल भी हमारा। ठीक। समस्या का हल देखो प्यारे बच्चों, ये बहुत हद तक कह सकते हैं कि सही नहीं बैठ रहा है, क्योंकि क्रियात्मक शोध का जो मूल आधार होता है, जो हमने समस्या का चयन किया है ना, और जो हम जिस आधार पर उस समस्या को देख रहे हैं और जिस तरीके से उसका कारण और साक्ष्य जुटा रहे हैं और उसके आधार पर हम डिजाइन कर रहे हैं, हाइपोथेसिस और उद्देश्य बना रहे हैं, उसी के आधार पे हमारा हल भी होगा। ठीक है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा नहीं होगा, बल्कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा, समस्या हमारी और हल भी हमारा। क्योंकि एक्सेल रिसर्च में बच्चों को विद्यालय से संबंधित, प्रशासन से संबंधित, खुद टीचर और विद्यार्थी से संबंधित समस्या का चयन किया जाता है। ये और बच्चे उस समस्या को लेते हैं और खुद ही उसका हल ढूंढते हैं एक वैज्ञानिक तार्किक ढंग से। तो इसीलिए अक्सर रिसर्च होता है, बहुत लंबा समय नहीं खींचा जाता, बहुत ही कम समय में इस समस्या का समाधान कर लिया जाता है। इसलिए समस्या भी हमारी होती है, कहाँ से, विद्यालय से संबंधित। ठीक है, खुद से भी संबंधित, तो समस्या भी हमारी और हल भी हमारा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है। ठीक है, तो कह रहा है कितना सीखा ना, तो नियंत्रक नहीं, संकेतक नहीं, मापक हाँ, मेजरमेंट, मेजरमेंट से पता चलता है कि आपने कितना सीखा है और अभी कितना सीखना बाकी है, ये बताता है मेजरमेंट, माप करके। ठीक है, केंद्रक होना चाहिए मेरे ख्याल से, इंद्रक लिखा है, कोई बात नहीं, लेकिन ये राइट आंसर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है।
ठीक, किसी निश्चित स्वीकृत पैमाने से जो मापा जाता है, और मापने के लिए जैसे क्या आपने सीखा, कितना सीखा, ये कौशल का मापन करने के लिए मापक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया प्यारे बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मापन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन योजना में एनसीईआरटी ने एक शैक्षिक सत्र कोर्स को कितने सेमेस्टर में विभाजित किया है? ठीक है, तो एनसीटी के द्वारा आप एक शैक्षिक सत्र कह रहा है, तो एक शैक्षिक सत्र मतलब एक साल बोल सकते हैं। तो एक साल में कितने सेमेस्टर होते हैं? तो प्यारे बच्चों एक साल में देखिए यहाँ पर 2 सेमेस्टर होते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का राइट आंसर पहला। मूल्यांकन संबंधित होता है ना, मूल्यांकन किससे संबंधित होता है? तो संज्ञानात्मक, अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है, भावात्मक पक्ष का किया जाता है और क्रियात्मक पक्ष किया जाता है। और इसका जो है मूल्यांकन करने के लिए ब्लूम महोदय ने अपने सहयोगियों के साथ इसका मूल्यांकन से संबंधित जो मूल्यांकन किया जाता है वो बताया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्यारे बच्चों वो डी हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे का डी सही आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, तो शिक्षा एवं मूल्यांकन दोनों डॉट डॉट चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, तो शिक्षा एवं मूल्यांकन अलग अलग चलेगा? नहीं। एकांतर चलेगा? नहीं। साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है? हाँ बिल्कुल साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। ठीक है, तो शिक्षा एवं मूल्यांकन दोनों क्या है? साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। टीचर कक्षा में पढ़ाता है और बोध प्रश्न पूछ करके, मूल्यांकन प्रश्न पूछ करके, ना पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछ करके, आवृत्ति वाले प्रश्न पूछ करके साथ साथ में मूल्यांकन भी करता रहता है। तो ये दोनों साथ साथ में चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक, चौथे प्रश्न को देखते हैं। भावात्मक पक्ष के स्तर से संबंधित है ना, भावात्मक पक्ष किससे संबंधित है या कह सकते हैं स्तर से संबंधित है। ठीक, अब देखिए मूल्यांकन, बिल्कुल मूल्य भी आंका जाता है इसमें भावात्मक के अंतर्गत आप देखेंगे तो। फिर उसके बाद क्योंकि अच्छा पहले ये देख लो, यहीं से एक प्रश्न बन जाता है, मान लो कि भावात्मक पक्ष का प्रतिपादन किसने किया है। ठीक, तो ब्लूम और उनके सहयोगियों ने भावात्मक पक्ष का कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो इसको वर्गीकृत किया है। अब उनके सहयोगी कौन है? क्योंकि ब्लूम का नाम आ जाता है संज्ञानात्मक में, भावात्मक का पूछ रहा है, तो भावात्मक में क्रथवाल आते हैं और एक मारिया आती है, जो कि 1964 में ये पूरा का पूरा वर्गीकरण दिया गया था, जिसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था पिछले प्रश्न में कि इसको भी भावात्मक पक्ष को भी 6 भागों में विभाजित किया गया है। वो 6 भाग कौन कौन से होते हैं? पहला है आग्रहण, रिसीविंग होता है। फिर उसके बाद दूसरा होता है अनुक्रिया करना। ठीक है, तीसरा होता है अनुमूल्यन करना। चौथा होता है धारण करना। पांचवा होता है संगठन या व्यवस्थापन भी इसको बोलते हैं। और छठा होता है चारित्रीकरण करना। तो ये 6 पक्ष होते हैं। अब जिसमें देखिए मैंने 6 पक्ष बताया, तो मूल्य आंकना आया, अनुक्रिया करना आया, ग्रहण करना आया। इसका मतलब ये है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि भावात्मक पक्ष का प्रतिपादन किसने किया है या वर्गीकरण किसने किया है? तो क्रथवाल एवं मारिया ने किया है। ठीक, अब 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न, थोड़ा सा ये सब हटा दें नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं 5वें प्रश्न की ओर। इसका जो राइट आंसर था वो ये था। ब्लूम ने संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को कितने कैटेगरीज या वर्गों में वर्गीकृत किया है? तो अभी आपको बता के खाली हुए कि ब्लूम ने संज्ञानात्मक पक्ष को कितने भागों में? तो 6 भागों में वर्गीकृत किया है। कौन कौन सा? ज्ञान, बोध, प्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन। ये 6 भाग कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो चौथा हो जाएगा। विश्लेषण का संबंध
है। ठीक है, तो विश्लेषण का संबंध किससे है? तो विश्लेषण का संबंध देखिए, जैसे मैंने बताया अभी, किसमें? संज्ञानात्मक में ना, यही ने बताया, ज्ञान, बोध, प्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण ना, इसकी चर्चा किया। तो विश्लेषण किसके अंतर्गत है? वो ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। ठीक, अब उसके पश्चात 7वां प्रश्न है, ज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर है। ठीक, उच्चतम स्तर कौन सा है? तो अब देखिएगा प्यारे बच्चों, ब्लूम ने जो टेक्सोनॉमी बताई जो संज्ञानात्मक के अंतर्गत, तो उसमें ज्ञान, बोध, प्रयोग, ये तीन को उन्होंने निम्न स्तर बताया। ठीक है, क्या बताया? ज्ञान, बोध, प्रयोग को उन्होंने निम्न स्तर बताया। ठीक, उसके बाद संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन, इसको उन्होंने क्या बताया? पक्ष का उच्चतम स्तर बताया। तो उसमें सबसे उच्चतम जो है स्तर होता है वो मूल्यांकन होता है। ठीक, उससे नीचे जो होता है वो विश्लेषण होता है, उससे नीचे या प्रथम कह सकते हैं उच्चतम संश्लेषण, द्वितीय विश्लेषण, और सबसे जो उच्चतम होता है स्तर वो क्या होता है प्यारे बच्चों? वो मूल्यांकन होता है। तो यहाँ पर राइट जो आंसर हो जाएगा वो मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उच्चतम स्तर पूछ रहा है, तो सबसे उच्चतम जो सीढ़ी एक बनती है आप देखेंगे तो उसमें सीढ़ी में सबसे उच्चतम स्तर पे कौन बैठाया गया है? वो मूल्यांकन को बैठाया गया है। ठीक है, अब 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्लूम तथा उनके सहयोगियों ने भावात्मक पक्ष के शैक्षिक उद्देश्यों को कितने वर्गों में बांटा है? ठीक है, तो अभी बता के खाली हुए ऊपर, इसको भी 6 भागों में बांटा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा। 6 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक, उसके बाद है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न, अनुक्रिया के कितने स्तर होते हैं ना? तो प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया भी था, पढ़ाया भी था, तो उसमें बताया था कि अनुक्रिया के मुख्यतः कितने स्तर होते हैं? तो 3 स्तर होते हैं ना। 3 स्तर कौन कौन से होते हैं? वो होता है अनुक्रिया सहमति ना, जिसमें बच्चों पहला पॉइंट अनुक्रिया एवं अनुक्रिया सहमति होता है। ठीक, दूसरा होता है अनुक्रिया करने की इच्छा होना। ठीक, ये दूसरा चरण होता है या स्तर होता है। तीसरा होता है अनुक्रिया करने की में संतुष्टि होना, जो अनुक्रिया कर रहे हैं उसमें कितनी संतुष्टि है कितनी नहीं। तो अनुक्रिया के मुख्यतः 3 स्तर, कितने स्तर? 3, अनुक्रिया सहमति, अनुक्रिया करने की इच्छा, अनुक्रिया में करने में संतुष्टि, ये कहीं ना कहीं 3 स्तर पाए जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और जो मैंने आप लोगों को डिटेलिंग करके बताया कि राइट आंसर कौन सा है, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही प्रश्न, मैं और भी बहुत सारे प्रश्नों को लेकर के आऊंगा, जिससे कि आप लोगों का जो ये शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार पेपर है, इसमें आप अधिक से अधिक बहुविकल्पी प्रश्नों को सही कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद प्यारे बच्चों।